तो आज हम पढ़ेंगे जैविक खेती के बारे में। तो जैविक खेती से क्या लाभ है? तो जैविक खेती में इस प्रकार आपने जैविक खाद देखी होगी। इस प्रकार से उत्पादन उसमें लिया जा सकता है। इस प्रकार कल्चर आपने देखा होगा। यह है कल्चर। आज हम पढ़ते हैं गड्ढों में गोबर की खाद तैयार करते समय क्या क्या सावधानियां अपनानी चाहिए। अक्सर हम खाद तो बनाते हैं परंतु सावधानियों का ध्यान नहीं रखते। सावधानियों का ध्यान नहीं रखने पर हम उस प्रकार की गुणवत्ता खाद से प्राप्त नहीं कर पाते जिस प्रकार की गुणवत्ता पौधों को चाहिए। तो पौधों को जिस प्रकार की गुणवत्ता चाहिए उस प्रकार की खाद प्राप्त करने के लिए निम्न सावधानियां अपनाएं। पहला है गड्ढों की गहराई 1.25 मीटर से अधिक नहीं रखनी चाहिए। 1.25 मीटर से अधिक गड्ढों की गहराई नहीं रखना चाहिए तथा उनके गोबर से भर जाने पर उन्हें 15 सेमी मिट्टी की तह से ढक देना चाहिए। जब गड्ढा भराई हो जाए उस समय उसे मिट्टी की तह से ढक देना चाहिए। लिखने के लिए हम स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और फिर उसे देख सकते हैं। तो पहला, गड्ढों की गहराई कितनी रखना है? 1.25 सवा मीटर। और जब भर जाए, गड्ढा भर जाए तो उन्हें 15 सेंटीमीटर मिट्टी की तह से ढक देना चाहिए। क्यों ढकना चाहिए? जिससे कि उसके तत्व वायुमंडल में वाष्पित न हो। दूसरा, गड्ढे छायादार स्थान पर होने चाहिए ताकि तत्वों की हानि कम से कम हो। अगर उसे धूप खूब अधिक लगेगी तो इसके तत्व नष्ट हो जाएंगे और खाद भी जल्दी नहीं बन पाएगी। जहाँ नमी रहेगी वहाँ खाद शीघ्रता से बनेगी। तीसरा, खाद के अच्छी तरह सड़ने हेतु गड्ढों में उचित मात्रा में नमी होनी चाहिए। जब खाद बनाने के लिए हम डालेंगे तो 70% से 80% नमी उसमें होनी चाहिए। उचित मात्रा में नमी होना चाहिए। चौथी सावधानी है, खाद के गड्ढे बस्ती से दूर होने चाहिए। बस्ती से दूर नहीं होने पर गड्ढों का जो पानी रहेगा वह पानी भी बस्ती को क्षति पहुंचाएगा। दूसरी चीज़, पर्यावरण भी संतुलित नहीं रह पाएगा। इस वजह से बस्ती से दूर होना चाहिए क्योंकि दुर्गंध चलती है और दुर्गंध न फैले इसके कारण से बस्ती से दूर रखेंगे। तो आज हमने समझा गड्ढों में गोबर की खाद तैयार करते समय अनिवार्य कौन सी सावधानियां रखनी चाहिए। शेष सावधानियां आप अलग से भी जो अपनाते हैं वह लिख सकते हैं। महत्वपूर्ण यह सावधानियां। अगला प्रश्न, कंपोस्ट किसे कहते हैं? कंपोस्ट बनाने की प्रमुख विधियों के नाम लिखिए तथा इंदौर विधि द्वारा कंपोस्ट बनाने की विधि का संक्षेप में वर्णन करना। तो कंपोस्ट किसे कहते हैं? कंपोस्ट बनाने की प्रमुख विधियों के नाम और कंपोस्ट बनाने की इंदौर विधि का वर्णन करना है। तो उत्तर, कंपोस्ट पौधों के अवशेष पदार्थ, पौधों के ऐसे अवशेषी पदार्थ, घास फूस, कचरे, मनुष्य के मलमूत्र तथा पशुओं के गोबर आदि पदार्थ को
सड़ाकर जो खाद बनती है उसे कंपोस्ट कहते हैं। हम देखते हैं जब फसलों की कटाई होती है तो हमारे खेतों में बहुत सारी पौधों के अवशेष, डंठल, पत्तियाँ, फलियाँ, घास फूस, बहुत अधिक खरपतवार निकल जाता है खेतों में। तो उस घास फूस का कंपोस्ट के लिए उपयोग कर सकते हैं। मनुष्य के मलमूत्र तथा पशुओं के गोबर आदि पदार्थों का भी इसमें उपयोग किया जा सकता है। तो इन सब पदार्थों को सड़ा गलाकर जो खाद बनती है उसे कंपोस्ट कहते हैं। कंपोस्ट बनाने की प्रमुख विधियां हैं। नंबर 1 इंदौर विधि, नंबर 2 एडको विधि, नंबर 3 उत्प्रेरित कंपोस्ट विधि और नंबर 4 बेंगलोर विधि तथा नंबर 5 मायादास विधि। तो इंदौर विधि, एडको विधि, उत्प्रेरित कंपोस्ट विधि, बेंगलोर विधि तथा मायादास विधि में हम समझेंगे प्रश्न में जैसा पूछा गया है इंदौर विधि द्वारा कंपोस्ट बनाना। तो इंदौर विधि द्वारा किस प्रकार से कंपोस्ट बनाई जाती है देखते हैं। कंपोस्ट बनाने की यह विधि हार्वर्ड ने इंदौर में विकसित की थी। किसने विकसित की थी? हार्वर्ड ने। याद रखेंगे हम, हार्वर्ड ने कौन सी विधि? इंदौर विधि। हार्वर्ड ने इंदौर विधि इंदौर में विकसित की थी। इस विधि में 4.2 गुणित 0.9 गुणित 0.6 मीटर नाप के 2-2 की जोड़ी में 33 गड्ढे बनाए जाते हैं। 4.2 गुणित 0.9 गुणित 0.6, 4.2 बाई 0.9 बाई 0.6 के कितने गड्ढे बनाए जाते हैं? 33 गड्ढे बनाए जाते हैं। दो निकटतम जोड़ी के गड्ढों के बीच की दूरी सामान्यतः 2 निकटतम गड्ढों के बीच की सामान्यतः दूरी 3.6 मीटर रखी जाती है। इस विधि द्वारा कंपोस्ट बनाने के लिए गोबर की खाद प्रारंभिक के रूप में प्रयोग की जाती है। गोबर की खाद प्रारंभिक के रूप में इस विधि में उपयोग की जाती है। गड्ढों को भरने के लिए सबसे पहले उनके धरातल पर लगभग 6 इंच मोटी भारी कार्बनिक पदार्थ जैसे शहरी कूड़ा करकट की तह लगाते हैं। इसके ऊपर मूत्रीय मिट्टी एवं फिर लगभग 2 इंच मोटी गोबर की परत लगा देते हैं। तत्पश्चात पानी छिड़क कर इसे नम बनाते हैं। इस प्रकार एक के ऊपर दूसरी परत लगाकर खाद के गड्ढों को 3/4 भाग भर लिया जाता है। 3/4 भाग भर लिया जाता है। 1/4 भाग खाली छोड़ने से पलटाई में आसानी रहती है। ऊपर 1/4 भाग छोड़ दिया जाता है। गड्ढों को भरने के 3 सप्ताह बाद पहली पलटाई की जाती है। कितने सप्ताह बाद? 3 सप्ताह बाद पहली पलटाई के बाद खाद को दूसरे गड्ढे में डालकर पुनः पानी छिड़क दिया जाता है, यानी इसे पलट देते हैं और पानी छिड़क दिया जाता है। पहली पलटाई के 2 सप्ताह बाद इसे पलटकर फिर से पलट दिया जाता है। इस प्रकार चित्र में दिखाया गया है। यह है केचुआ खाद, वर्मी कंपोस्ट
जिसे कहते हैं। दूसरा, इस प्रकार वन विभाग भी हमारी किसानों की मदद कर रहा है। वह भी अपने नर्सरी जहाँ उत्पादन होता है बहुत अधिक मात्रा में पौधों का, वहाँ सड़ी गली पत्तियाँ और खरपतवार सड़ा करके जैविक खाद बनाता है। देखा हमने। इस प्रकार से नील हरित काई कल्चर उत्पादन, काई से भी सबसे अच्छी हरी खाद बनाई जाती है। इस प्रकार किसान भी अपने खेतों में ऑर्गेनिक खाद तैयार करता है। धतूरे की पत्ती, नीम की पत्ती, खरपतवारों की पत्तियाँ इस प्रकार सड़ा करके उसे इस प्रकार दवाई बाज़ारों में मिलती है ऑर्गेनिक खाद बनाने की, उसके द्वारा सड़ा गला करके खरपतवारों को लिक्विड तैयार कर लेता है। तो पहले हमने पढ़ा था कि पहली पलटाई के 2 सप्ताह बाद इसे पलटकर फिर से क्या करेंगे, पहले गड्ढे में डाल देते तथा पानी छिड़क कर नमी बनाए रखते। लगभग 2 माह बाद तीसरी पलटाई करते। कितने महीने बाद? 2 महीने बाद। तथा खाद को गड्ढों से बाहर निकालकर ढेर बना देते हैं। इस प्रकार उसे 3 से 4 माह में कंपोस्ट बनकर तैयार हो जाती है। तो यह समझी हमने इंदौर विधि। अगला प्रश्न, गोबर की खाद यानी जीवांश युक्त खाद से मृदा में होने वाले प्रमुख लाभ लिखिए एवं उनमें उपस्थित पोषक तत्व की प्रतिशत मात्रा लिखिए। गोबर की खाद से मृदा में होने वाले लाभ और उसमें उपस्थित पोषक तत्व की प्रतिशत मात्रा कितनी होती है। तो गोबर की खाद से लाभ, विभिन्न फसलों के लिए खेत में गोबर खाद प्रयोग करने से निम्न लाभ होते हैं। गोबर की खाद से लाभ में पहला, इससे पौधों के लिए सभी आवश्यक तत्व प्राप्त होते हैं, इसलिए इसे पूर्ण खाद कहते हैं। सभी आवश्यक तत्व गोबर की खाद से प्राप्त होते हैं, इसलिए इसे पूर्ण खाद कहते हैं। पूर्ण खाद नाम से 2 नंबर में भी पूछा जाता है कि पूर्ण खाद किसे कहते हैं। तो गोबर की खाद में सभी पोषक तत्व विद्यमान होते हैं। तो सभी पोषक तत्व में प्राथमिक पोषक तत्व जिसमें नाइट्रोजन, फास्फोरस एवं पोटास तीनों तत्व प्राथमिक आवश्यकता होती है, यह भी इसमें होते हैं। द्वितीयक पोषक तत्व भी इसमें होते हैं और सूक्ष्म तत्व भी इसमें होते हैं। मैग्नीशियम है, तांबा है, आयरन है, आयोडीन है। यह न सूक्ष्म तत्व बाहर से लेने पड़ते हैं और न ही प्राथमिक तत्व बाहर से लेने पड़ते हैं अगर गोबर की खाद हमने बना ली है तो रासायनिक खाद में 1 या 2 ही तत्व होंगे। जैसे डीएपी में केवल नाइट्रोजन और फास्फोरस ही होता है, दूसरे पोटास नहीं होता, सूक्ष्म तत्व नहीं होते। इसमें सभी प्रकार के आवश्यक तत्व उपस्थित होते हैं। आगे दूसरा लाभ, खेत में इस खाद का प्रभाव 2 से 3 वर्ष तक रहता है। खेत में इस खाद का प्रभाव 2 से 3 वर्ष तक रहता है। रासायनिक खाद का प्रभाव तत्काल रहता है, कुछ ही दिनों में उसका प्रभाव नष्ट हो जाता है रासायनिक खाद का। परंतु गोबर खाद का प्रभाव 2 से 3 साल बाद ही उस टुकड़े में हमें गोबर खाद डालनी पड़ती है। तीसरा है, मृदा की जल धारण क्षमता में वृद्धि होती है। मृदा की जल धारण क्षमता में वृद्धि, जिस खेत में हम जैविक खाद डालते हैं उस खेत में पानी ज़्यादा मात्रा में पानी सोखता है वह खेत, और बहुत दिनों तक पानी की फसलों को कमी नहीं होती है।
चौथा है मृदा में वायु संचार अच्छा होता है, भुरभुरी होती है, अंदर के जितने भी अवशिष्ट गैसें हैं वह बाहर निकल जाती है और उपयोगी लाभदायक वायु जड़ों तक पहुंच जाती है, जिससे पौधे रोगरोधी नहीं हो पाते। पांचवा है मृदा का ताप ठीक बना रहता है, टेम्परेचर भी ठीक बना रहता है। मृदा का कटाव कम होता है, जिसमें जीवांश होते हैं वह चिकनी मिट्टी हो जाती है, पानी आने पर यह जीवांश नहीं छोड़ती, इसके ऊपर से पानी निकल जाता है क्योंकि पहले से ही पर्याप्त पानी इसमें होता है। आगे मृदा की भौतिक, रासायनिक एवं जैविक दशा में सुधार होता है। और लास्ट है लाभकारी जीवाणुओं की संख्या में वृद्धि होती है। तो इस प्रकार हमने देखा गोबर की खाद, जीवांश युक्त खाद से होने वाले प्रमुख लाभ। अब हम गोबर की खाद, जीवांश युक्त खाद में उपस्थित तत्व की प्रतिशत मात्रा देखते हैं कि गोबर की खाद में कौन कौन से तत्वों की कितनी प्रतिशत मात्रा होती है। तो इसमें नाइट्रोजन होता है 0.5%, फास्फोरस P2O5 लिखते हैं इसे, फास्फोरस को P2O5 इसमें 0.25% होता है और पोटास इसमें 0.5% होता है। इसके अतिरिक्त दीर्घ व सूक्ष्म तत्व भी पाए जाते हैं। अब अगला प्रश्न आता है वर्मी कंपोस्ट किसे कहते हैं, इसे बनाने के लिए किन किन पदार्थों की आवश्यकता होती है, अथवा वर्मी कंपोस्ट पर टिप्पणी लिखिए। वर्मी कंपोस्ट आपने पढ़ा है, तो वर्मी कंपोस्ट बनाने के लिए किन किन पदार्थों की आवश्यकता होती है अथवा वर्मी कंपोस्ट पर टिप्पणी। तो हम लिखेंगे केंचुओं द्वारा कार्बनिक पदार्थ से बनी खाद। केंचुओं द्वारा कार्बनिक पदार्थों से बनी खाद। कार्बनिक पदार्थ कौन से? सड़ी गली पत्तियाँ व खरपतवार, भूसा, बिछावन, गोबर की खाद, मिट्टी और खेत में शेष अवशेष जितने भी रहे, यह सब कार्बनिक पदार्थ कहलाते हैं। तो केंचुओं द्वारा कार्बनिक पदार्थ से बनी खाद वर्मी कंपोस्ट कहलाती है। केंचुए कार्बनिक पदार्थों जैसे घरेलू कचरा, शहरी कचरा एवं कृषि अवशेष आदि तथा मृदा को भोजन के रूप में खाते हैं। खाए हुए इन कार्बनिक पदार्थों का उनकी आहार नाल में पाचन होता है तथा शेष बचे पदार्थ मल के रूप में उत्सर्जित होते हैं। केंचुए द्वारा उत्सर्जित ये पदार्थ ही वर्मी कंपोस्ट कहलाते हैं। यानी केंचुआ इन कार्बनिक पदार्थों को खा लेता है और खा लेने पर उसका जो अवशिष्ट उत्सर्जी पदार्थ होता है वह कंपोस्ट कहलाता है। वर्मी कंपोस्ट बनाने के लिए छायादार समतल स्थान, नमी बनाए रखने के लिए पर्याप्त जल, ऐसे कार्बनिक पदार्थ जिनका विघटन आसानी से हो सकता हो तथा केंचुओं की आवश्यकता होती है, वर्मी कंपोस्ट कहलाता है। तो वर्मी कंपोस्ट बनाने के लिए छायादार समतल स्थान, नमी बनाए रखने के लिए पर्याप्त जल, ऐसे कार्बनिक पदार्थ जिनका विघटन आसानी से हो सकता है तथा केंचुओं की आवश्यकता होती है। तो इस प्रकार से हम बायो कल्चर घर पे ही, जैसे यह किसान बना रहा है, ऐसा कल्चर बना करके घर पे ही हम स्प्रे
कर सकते हैं। तो स्प्रे करने से गुणवत्तापूर्ण सब्जियां व फल फूल हमें अपने घर पर ही प्राप्त हो जाते हैं। तो आज का होमवर्क गृह कार्य है विशेष रूप से गोबर की खाद जीवांश खाद में उपस्थित तत्व की प्रतिशत मात्रा याद कीजिए। गोबर की खाद जीवांश खाद में उपस्थित तत्व की प्रतिशत मात्रा याद करना।